Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे IPO 6 की यूनिट 5 दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के बारे में। अब आप कहेंगे कि मैम आपने यूनिट 4 यहाँ कवर नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि BOP ऑलरेडी मैं आपको IPO 1 में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर किसी ने कवर नहीं किया है तो वहां से इसको कवर कर लीजिएगा। बाकी इसमें जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है आप उसको खुद से स्टडी कर लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। ओके, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि ऑलरेडी हम यूनिट 3 को कवर कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। तभी तो समझ में आएगा ना कि ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। जब तक हम फॉरेन एक्सचेंज को नहीं समझेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज सिंपली अगर बोला जाए, जब हम कैपिटल, गुड्स या सर्विसेज का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने नेशनल बाउंड्री के बाहर जाके चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो आपके कैपिटल्स हैं, चाहे वो आपकी गुड्स हैं, या फिर आप किसी को सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जाके, तो वो आपके फॉरेन एक्सचेंज में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कोई मशीनरी को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि हम कोई गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम कोई सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, राइट। तो ये जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, ये हमारी फॉरेन करेंसी के अंदर होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपकी नेशनल बाउंड्री के बाहर हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सिर्फ डोमेस्टिक करेंसी से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, फॉरेन करेंसीज का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। तो जो भी ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं और वहां पर फॉरेन करेंसी का यूज होता है, वो क्या कहलाती है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। जिस भी मार्केट में ये सब ट्रेडिंग की जाती है, बाइंग सेलिंग होती है फॉरेन करेंसी के थ्रू, वही क्या कहलाती है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाती है। ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज इज द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, goods and services across international boundaries or territories. It creates need for buying, selling, borrowing and lending the foreign currency. ठीक है, so the foreign exchange market exists where one currency is traded for another. It is the largest financial market in the world and includes trading between large banks, central banks, currency speculators, multinational corporations, government and other financial markets and institution. तो अगर आप एक तरीके से देखिए तो आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें कितने ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। आपके जितने भी बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक है, मतलब सेंट्रल बैंक इन द सेंस कि अगर हम इंडिया का बात करें तो RBI हो गया, US का बात करें तो फेडरल बैंक हो गया, वो वहां का क्या है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो जितने भी बड़े बैंक्स हैं, करेंसी स्पेक्यूलेटर्स हैं जो स्पेक्यूलेट करते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हो गए, हमारी गवर्नमेंट है, और ऐसे अदर फाइनेंशियल मार्केट्स या इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। ठीक है, so international trade and investment create need for buying, selling, borrowing and lending foreign currencies. For example, an exporter in Japan sells goods to a customer in the UK. The sale will be priced in yen, sterling or perhaps a third currency such as US dollar. अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि हमारा जापान का एक एक्सपोर्टर है, वो क्या करता है, अपने गुड्स को सेल करता है, किसे, यूके के किसी कस्टमर को अपने सेल करता है। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, करेंसी। अब ये ट्रांजैक्शन येन में भी हो सकता है जो कि आपकी जापानी करेंसी है, ठीक है, स्टर्लिंग्स में हो सकता है जिसे हम पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, ये किसी करेंसी यूके, या कोई थर्ड करेंसी डॉलर को हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी करेंसी को यूज किया जाएगा या फिर किस तरीके से करेंसीज को यहाँ पर एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर बात करी जाए
तो जो एक्सपोर्टर है अगर उसने अपनी ही करेंसी में गुड्स को सेल किया तो कैसे यूके कस्टमर से परचेज करेगा, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ। एग्जाम्पल हमारा ये था कि एक हमारा जापान का एक्सपोर्टर है, राइट। वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है किसे, यूके के अपने एक कस्टमर को। ठीक है, अब जापान की करेंसी क्या है, हमारी येन है, ठीक है, और यूके की क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक, तो यहाँ पर दो करेंसी तो इन्वॉल्व होगी ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई तीसरी करेंसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने यूएस डॉलर को भी कंसिडर कर लिया। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट में बता रहा है कि अगर हमारा एक्सपोर्टर येन में ही अपने गुड्स को सेल करता है तो यूके कस्टमर तो क्या करेगा, उसके पास तो स्टर्लिंग्स है, लेकिन हाँ उसको जो पेमेंट करनी है वो किस में करनी है, येन में करनी है। तो वो क्या करेगा, अपनी करेंसी को येन से कन्वर्ट करवाएगा, एक्सचेंज कराएगा, और उसके बाद क्या करेगा, जो जापानीज एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट प्रोवाइड करेगा, किस करेंसी में, येन में। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द सेल इज प्राइस्ड इन येन the UK customer will purchase yen with sterling in order to make payment। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपनी करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को यहाँ पर एक्सचेंज किया और अपने ट्रांजैक्शन को यहाँ कंप्लीट कर लिया, उसको पेमेंट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर ये सेल प्राइस हमारी स्टर्लिंग में होती तो किस तरीके से कन्वर्जन होता। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एग्जाम्पल मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा है क्या, जापानीज एक्सपोर्टर, ये क्या करता है, प्रोडक्ट को सेल करता है और किसको देता है, यूके के कस्टमर को देता है। और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किस में हो रहा है, स्टर्लिंग्स में हो रहा है, दैट इज यूके की करेंसी में। और जो जापानीज है उसकी करेंसी क्या है, येन है। ठीक है, अब जब यहाँ पर सेल प्राइस आपका स्टर्लिंग में है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जापानीज एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, पहले इस स्टर्लिंग्स को किससे लेगा, यूके कस्टमर से ले लेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, अपनी करेंसी में इसे कन्वर्ट करवाएगा, राइट। इसकी क्या करेंसी है, येन, तो इसमें क्या होगा, इसको एक्सचेंज करवाएगा, और उसके बाद जो भी इसको एक्सपेंसेस लगे हैं गुड्स को फॉर्म करने में, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, जो भी उसके एक्सपेंसेस लगे हैं जो उसको डोमेस्टिक मार्केट में पे करने की जरूरत है, तब उसको वो क्या करेगा, अपनी जो करेंसी है दैट इज येन, उसमें पे कर देगा। ठीक है, तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। If the sale price is in sterling, the Japanese supplier will normally wish to convert the receipts into domestic currency yen to meet operating expenses in Japan and will sell sterlings in exchange of yen। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर ये ट्रांजैक्शन थर्ड करेंसी में किया जाए तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये सेल प्राइस कोई थर्ड करेंसी में है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यूएस डॉलर्स में होती है, तो ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से प्लेस होगा इसको समझिए। देखिए, ना ही यहाँ पर एक्सपोर्टर और ना ही यहाँ पर कस्टमर की करेंसी सेम है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ना ही यहाँ स्टर्लिंग का यूज हो रहा है, ना ही यहाँ पर येन का यूज हो रहा है, कोई तीसरी करेंसी को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्टर और उसके कस्टमर दोनों को यहाँ पर अपनी करेंसीज को एक्सचेंज करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम सबसे पहले कस्टमर की बात करें तो कस्टमर को तो यहाँ पर पेमेंट करनी है, उसके पास क्या है, स्टर्लिंग्स है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपनी करेंसी को डॉलर से एक्सचेंज कर लेगा। तो इसके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। ठीक है, अब ये डॉलर क्या करेगा, जापानीज एक्सपोर्टर को यहाँ पर भेज देगा। ठीक, अब जापानीज एक्सपोर्टर को फर्दर कुछ पेमेंट करने होते हैं, कुछ अपने एक्सपेंसेस उन्हें बियर करना पड़ता है, तो जापानीज एक्सपोर्टर क्या करेगा, जो डॉलर्स उसको किससे मिले हैं, यूके कस्टमर से, वो उन्हें अपनी करेंसी से क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। तो इस तरीके से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का प्रोसेस है काम करता है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो समटाइम्स इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस डू नॉट रिजल्ट इन द सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बिकॉज कंपनीज सेट ऑफ फॉरेन करेंसी रिसिप्ट्स अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स। However, buying and selling, borrowing and lending foreign currencies are common activities which support international trade and investment. These activities are undertaken in the financial markets called foreign exchange
मार्केट्स। अब देखिए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ परचेज या सेल हो रहा है या फिर कुछ बोरो या लेंड किया जा रहा है, तो वहां पर प्रॉपरली आपका फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, सेट ऑफ कर लेती है। अगर किसी कंपनी को किसे पे करना है और किसी और कंपनी को अगर उससे पेमेंट लेना है, तो वो क्या करती हैं, जो भी उनका अमाउंट है, जिस भी करेंसी में उनको पे करना है, उसको सेट ऑफ कर लेती है। तो एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉरेन करेंसी का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन ये जितना भी ट्रांजैक्शन आपका होता है वो किसमें होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ही होता है। ये जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं फॉरेन करेंसी को कंसिडर करके, वो क्या कहलाती है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की एक्टिविटीज कहलाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है। हालांकि मैंने आपको ये बता ही दिया, लेकिन हमको एग्जाम में लिखना है तो टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना होगा। जो मैंने आपको बताया वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको जो पेपर में लिखना है वो कैसी लैंग्वेज लिखना है, थोड़ा फाइनेंस की लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो इसको एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज इन शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज फॉरेक्स। ये आपको पता ही है कि फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स कहा जाता है, राइट? सो द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और द फॉरेक्स मार्केट इज द मार्केट वेयर वन करेंसी इज एक्सचेंज और ट्रेडेड फॉर अनदर करेंसी। फॉरेक्स मार्केट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन करेंसी और जस्ट करेंसी मार्केट। तो इसको याद रखिएगा कि जो आपकी फॉरेक्स मार्केट है उसे फॉरेन करेंसी मार्केट भी कहा जाता है। ठीक है, so there are domestic and international foreign currency markets. Domestic foreign currency markets serve the foreign currency buying, selling, borrowing and lending of residents, whereas international markets serve non-resident also. देखिए इस लाइन को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कई लोग इसमें कंफ्यूज हुए भी हों कि मैम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ये फॉरेन मार्केट और यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट, तो दोनों में देखिए डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक मार्केट का क्या मतलब हुआ कि नेशनल बाउंड्रीज के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही करेंसी के अंदर होंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं फॉरेन मार्केट की बात करूं तो फॉरेन मार्केट क्या हो गई, आपकी जो नेशनल बाउंड्रीज है उसके बाहर की जो मार्केट होती है उसको फॉरेन मार्केट कहा जाता है। ठीक है, अब वहां पर जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनकी अपनी करेंसी के अंदर होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, जैसे आपकी यूरो मार्केट हो गई है ना, यूरो मार्केट क्या होती है हमारी एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि वहां पर जो हमारे नॉन रेसिडेंट्स भी हैं वो क्या कर सकते हैं, इजिली बाइंग, सेलिंग, बोरोइंग और लेंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट या फॉरेन मार्केट की बात करी जाए तो जो डोमेन है उसका वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, सभी को हर तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है मच ऑफ फॉरेन करेंसी लेंडिंग एंड बोरोइंग टेक प्लेस इन यूरो मार्केट्स। ठीक है, तो आई होप अभी क्लियर हुआ होगा कि जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट है वो यूरो मार्केट का ही पार्ट होती है, फिर हम कह सकते हैं कि यूरो मार्केट आपकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आती है। ठीक है, next currencies are also traded in other forms as derivative contracts such as currency swaps, options and futures. These are more sophisticated instruments for trading in foreign currencies. अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है। ठीक है, तो IBO 6 में आगे आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसमें आप पढ़ेंगे करेंसी स्वैप्स, करेंसी ऑप्शन के बारे में, फ्यूचर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वहां पर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बता देती हूँ कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली होते क्या हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब वहां पर इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होता है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, यहाँ मान लेते कोई पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर कोई एक अंडरलाइंग हमारी असेट है उसको लेकर जब कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है
दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, तो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये जो आपकी असेट है ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जैसे ये स्टॉक हो सकता है, ये आपका बॉन्ड भी हो सकता है, इवन आपकी ये करेंसी भी हो सकती है, या फिर कोई हमारी क्या हो सकती है, कमोडिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, या फिर कोई अंडरलाइंग असेट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई पर्सन है हमारा ए और ये कोई पर्सन है हमारा बी, ठीक है। ये यूएस का है और ये यूके का है, ठीक। और सपोज करते हैं कि जो यूएस का पर्सन है वो क्या करता है, गुड्स को ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है किसे, यूके के जो उसका कस्टमर है, कस्टमर बी उसको, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों के बीच क्या होता है, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है और जिसमें बोला जाता है कि जो भी हमारा एक्सचेंज रेट रहेगा वो सब पार्टीज के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, भले ही हमारा एक्सचेंज रेट कितना भी फ्लक्चुएट करे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि जो एक्सचेंज रेट था हमारा वो गिर जाता है, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर कस्टमर था यूके का, उसने यहाँ पर ये स्पेक्युलेट किया था, ये प्रेडिक्ट किया था कि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सचेंज रेट हमारा गिर गया है, कम हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो यूके का हमारा पर्सन है, पर्सन बी, इसको यहाँ पर हो गया है लॉस, राइट, क्योंकि इसने क्या किया है, गलत स्पेक्युलेट किया है, ठीक है। तो इसकी करेंसी जो है, जो इसने इन्वेस्ट किया था वो क्या हो गया, इसका कम हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं ए की बात करूं तो यहाँ पर इसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि एक्सचेंज रेट में अगर कोई भी फ्लक्चुएशन होंगे उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टर भी है उसने क्या गड़बड़ी कर दी थी कि उसने यहाँ पर ये स्पेक्युलेट किया कि जो एक्सचेंज रेट है वो हमारा बढ़ेगा, जिसकी वजह से इससे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक सिचुएशन। अब यहीं पे अगर हम दूसरी सिचुएशन को कंसीडर कर लें कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टर भी है इसके पास क्या हो जाएगा, करेंसी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या स्पेक्युलेट किया था कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। और वहीं अगर हम यूएस के जो हमारा कस्टमर है या फिर जो हमारा एक्सपोर्टर है ए है उसकी बात करें, तो यहाँ पर इसको कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसको जो भी इसका सेल प्राइस है वो तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी कॉर्पोरेट फर्म्स होती हैं बेसिकली वो क्या करती हैं, डेरिवेटिव्स का यूज करती हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है जो भी हमारी अंडरलाइंग क्या होती है, असेट्स होती है। अब ये असेट्स आपकी बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, कमोडिटीज भी हो सकती है, और या फिर आपकी कोई करेंसी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली ये है कि जो भी हमारी अंडरलाइंग असेट्स हैं, जैसे कि आपके स्टॉक्स हो गए, ठीक है, कमोडिटीज हो गई, राइट, और या फिर अगर मैं कहूँ लेट्स से कि अगर आपकी करेंसी हो गई, ठीक, तो अगर हमारी अंडरलाइंग असेट में कोई चेंजेस आते हैं, इसकी प्राइसेस में अगर कोई चेंजेस आते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो हमारी पार्टीज हैं उनको लॉस या फिर गेन हो। तो एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं उनमें रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म कर लिया है, लेकिन किसके बेसिस पे, इन असेट्स के बेसिस पे। तो अगर इनके ही प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आएगा तो सीधी बात है कि दोनों ही पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि डेरिवेटिव्स में रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। सो आई होप आपको बेसिक मीनिंग समझ में आ गई होगी कि डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली हमारे होते क्या हैं। बाकी इसको हम डिटेल में जब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे और वहां पर जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं जब उनको डिस्कस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के। फॉरेन एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। देखिए, जब मैंने भी आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताया तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वो मार्केट जहां पर आप इजीली एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाती है। तो सबसे पहला फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा कि आप करेंसीज को क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। So the basic function of foreign exchange market is to facilitate the conversion of one currency into another, that is to accomplish transfers of purchasing power between two countries। अब सीधी बात है कि जब करेंसीज को एक्सचेंज किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ताकि परचेजिंग पावर बढ़ सके, है ना। हम इजीली क्या कर सके, मार्केट से चीजों को खरीद सके, ठीक है। So this transfer of purchasing power is effected through a variety of credit instruments such as telegraphic transfers, bank draft and foreign bills। तो हम अपनी purchasing power को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, राइट। जैसे आपका बैंक ड्राफ्ट हो गया, फॉरेन बिल्स हो गए, या फिर आपके टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, या फिर हम वायर ट्रांसफर्स को भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। So in performing the transfer function, the foreign exchange market carries out payments internationally by clearing debt in both directions simultaneously, analogous to domestic clearing। तो यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कोई पेमेंट होता है, कोई पेमेंट मतलब आ रहा है या फिर कोई पेमेंट अगर जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसकी क्लियरेंस दोनों तरीके से साइमल्टेनियसली की जाती है, जहां से पेमेंट आ रहा है और जहां को पेमेंट किए जा रहा है, जिस तरीके से आपकी डोमेस्टिक मार्केट में क्लियरेंस की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो आपके डोमेस्टिक मार्केट की तरह ही किए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डोमेस्टिक मार्केट में हम सिंगल करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बात करी जाए तो हम डिफरेंट करेंसीज को यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्लियरेंस है उसमें हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन साइमल्टेनियसली क्लियरेंस कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा credit function। So another function of foreign exchange market is to provide credit, both national and international, to promote foreign trade। Obviously, when foreign bills of exchange are used in international payments, a credit for about 3 months till their maturity is required। तो next important function foreign exchange का क्या है कि वो क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें और चाहे आप नेशनल मार्केट की बात करें। और ये किस लिए दिया जाता है, ताकि फॉरेन ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। अगर मैं नेशनल मार्केट की बात करूं, मतलब आपकी डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करी जाए, तो आप भी ये देखते हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, काफ़ी क्रेडिट फैसिलिटीज़ देती है, और वो किस लिए दी जाती है, ताकि फॉरेन ट्रेड को हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी सेम ही चीज़ को फॉलो किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो क्रेडिट पीरियड दिया जाता है वो 3 मंथ्स का दिया जाता है। अभी क्यों दिया जाता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा इम्पोर्टर है उसके पास सबसे पहले क्या आता है, गुड्स का पोजेशन आता है, ठीक है। अब जब गुड्स का पोजेशन आ गया तो ये क्या करता है, इन गुड्स को अपनी मार्केट में सेल करता है। जब मार्केट में गुड्स को सेल किया जाता है तो यहाँ से इसको पेमेंट जनरेट होती है मार्केट से, ठीक है। अब इस पेमेंट को क्या करता है, इस पेमेंट के थ्रू वो जो हमारा बिल है उसको पे ऑफ करने की कोशिश करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है, इसीलिए यहाँ पर 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड किया जाता है, ताकि यहाँ पर इम्पोर्टर पेमेंट के लिए जितना भी अमाउंट चाहिए उसका अरेंजमेंट टाइम के अंदर कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा हेजिंग फंक्शन। अब ये हेजिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ पर अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो हेजिंग आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि इंश्योरेंस लाइक इन्वेस्टमेंट होता है,
ठीक है। अब हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? ताकि हम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सके, आने वाला जो रिस्क है उससे खुद को बचा सकें, और अगर हमें फ्यूचर में कभी कोई लॉस होता भी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली कॉम्पनसेट कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो हेजिंग भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे कॉर्पोरेट्स करते हैं, या फिर जो बिजनेसमैन हो, या फिर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में होने वाला लॉस, या फिर जहां भी उन्होंने इन्वेस्ट किया, अगर उन्हें पता है कि वहां से उन्हें लॉस हो जाएगा, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उस रिस्क को सेट ऑफ करने के लिए क्या किया जाता है, हेजिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं हेजिंग का, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हेजिंग एग्जैक्टली होता क्या। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स को यहाँ पर फॉर्म कर रहा है और ये सेल करता है लोकल मार्केट में। ठीक। और साथ ही इन प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जा रहे हैं उसमें से 75% जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और जो हमारे रेस्ट ओवर 25% प्रोडक्ट्स हैं उनको लोकल मार्केट में ही क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हो गई कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा कहाँ से जनरेट हो रहा है, जिन प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट कर रहा है वहां से जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेवेन्यू यहीं पर सबसे ज्यादा जनरेट होगा। अब जब प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज तो होता ही होगा, फॉरेन करेंसीज को यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता होगा, है ना। अब जब फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज किया जा रहा है तो यहाँ पर हमारा करेंसी रिस्क भी तो इन्वॉल्व हुआ, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन को कॉम्पनसेट करने के लिए जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकती है, सबसे पहला काम तो ये कर सकती है कि जिन भी प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट कर रही है फॉरेन मार्केट में, वो ये ना करके क्या कर ले, उसी पर्टिकुलर फॉरेन मार्केट में वो अपनी एक यूनिट या फिर अपनी फैक्ट्री को ही वहां पर स्टैब्लिश कर दे, जहां पर भी इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब इससे क्या फायदा होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहीं पर ही उस पर्टिकुलर यूनिट में ही फॉर्म किए जाएंगे और वहीं से वहीं उस फॉरेन मार्केट में सेल भी कर दिए जाएंगे। तो वहां पर जो हमारे फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या किया गया, हेजिंग टेक्निक को यूज किया गया, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर हम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर करेंसी रिस्क है, फ्लक्चुएशंस हो सकती है मार्केट में, इसकी वजह से लॉस भी हो सकता है। लेकिन इस लॉस को हम किस तरीके से कॉम्पनसेट कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट में ही क्या कर सकते हैं, अपनी यूनिट्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री को वहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं ताकि डायरेक्टली उस मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सके। ठीक है। सो आई होप आपको ये हेजिंग टेक्निक समझ में आई होगी। So in a free exchange market, when exchange rate, that is the price of one currency in terms of another currency change, there may be gain or loss to the party concerned. Under this condition, a person or a firm undertakes a great exchange risk if there are huge amount of net claims or net liability which are to be met in the foreign money. So I hope आपको अब ये line clear हो गई होगी। एग्जाम्पल्स अगर आप इसको रिलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो एक्सचेंज रिस्क एज सच शुड बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड। फॉर दिस द एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर हेजिंग एंटिसिपेटेड और एक्चुअल क्लेम्स or liabilities through forward contracts in exchange. A forward contract, which is normally for 3 months, is a contract to buy or sell foreign exchange against another currency at some fixed date in the future at a price agreed upon now. अब देखिए, मुझे यहाँ पे पता है कि आपको ये लाइन नहीं समझ में आई होगी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है।
और ये इसलिए भी नहीं समझ में आएगी क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, ये आपके डेरिवेटिव्स का ही पार्ट है, ठीक है। डेरिवेटिव्स में ही आपका हेजिंग टेक्निक्स आती है, उसका एक दूसरा पार्ट है, और हेजिंग टेक्निक्स अंदर हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। तो आगे हम जब हेजिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये लाइन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तब तक आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, लेकिन जब हम उसको डिस्कस कर लेंगे तब आप इसको इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। मेन जो फंक्शन था वो क्या था, सबसे पहले तो ट्रांसफर फंक्शन था, दूसरा यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू हम क्रेडिट की फैसिलिटीज ले सकते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज हमें हेजिंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, ताकि हम अपने सामने जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको क्या कर सके, सेट ऑफ कर सके, उसे कॉम्पेंसेट कर सके, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इस पर्टिकुलर यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट सेशन में हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि आपके पास अभी भी टाइम है अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने का, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं फिल किया है उसको जल्द से जल्द फिल कर दीजिए ताकि आपको नियरेस्ट सेंटर अलॉट हो जाए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।